हेलो एवरीबॉडी। आज हम सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो मेन टॉपिक है या जो हमारा टॉपिक है वो दे रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। अगर द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है या जो हमारा ये सेंटेंस है वो किससे बन के मिल के बना है। सबसे पहले द्वितीय कोटि यानी कि जो भी हमारी ऑर्डर होगा, जो भी हमारी कोटि होगी वो दो होनी चाहिए। कोटि क्या होती है कि किसी भी अवकलन डी वाई बाई अपॉन डी एक्स अगर मैं देखूँ, डी वाई बाई अपॉन डी एक्स अगर मैं देखता हूँ, इसका अवकलन देखें हम, यानी कि बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो इसकी कोटि होगी हमारी एक। और अगर मैं ऐसे देखूँ कि डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, इसी का एक बार और अवकलन किया जाए तो इसका मतलब बाई का जो हमारा अवकलन है वो कितनी बार हो गया, दो बार। तो इसकी जो कोटि है, जो इसका ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये होती है हमारी कोटि। इसी के साथ में अगर एक और इसके साथ में जो शब्द या जो हमारा लाइन जुड़ी हुई है उसे हम देखें तो वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। अब ये ओनली रैखिक समीकरण लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण को अगर हम देखें तो किससे मिलके बना होता है, एल डी ई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण पढ़ने हैं तो उससे पहले हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है डी वाई, सॉरी यहाँ पे पेन को थोड़ा सा ठीक करेंगे, हाँ, डी बाई वाई डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये एक हमारी सिंपल एल डी ई होती है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी होती है उसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं या प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो अवकलन है वो होने को कितनी भी बार हो, चाहे एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो। अगर एक बार डिफरेंशिएशन होता है इसका मतलब एक कोटि का होगा, दो बार होता है तो द्वितीय कोटि का होगा, और तीन बार तो तृतीय कोटि का। ऐसे ही अगर एन बार होता है तो एन कोटि का होगा। इससे हमारी एल डी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी जो घात है, जो भी हमारा उच्चतम अवकलज होगा उसकी जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, हमेशा वन होनी चाहिए। यानी कि अगर इस वाले अवकल समीकरण को देखूं तो इसके अंदर जो मेरी घात है वो कितनी है, हाईएस्ट वन है। इसी के साथ साथ में अगर इसी को मैं चेंज करके एक नए समीकरण जैसे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर के रूप में यदि लिखने जाऊं, अगर मैं इक्वल्स टू आर के रूप में यदि लिखने जाऊं तो ये भी हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर की। क्यों सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट बार अवकलन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, यानी कि दो बार हो रहा है। साथ साथ में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक कंडीशन और होती है कि जो हमारा वाई होता है उसका इसके अवकलन के साथ में कभी भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन मुझे नहीं मिलना चाहिए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी एक ऐसी टर्म नहीं मिल रही है जहाँ पे हमें बाई और डी बाई वाई अपॉन डी एक्स एक साथ में मल्टीप्लाई होकर मिले, इसका मतलब ये एल डी है। और अगर ये दोनों किसी इक्वेशन में मिलते हैं मल्टीप्लाई में तो हम कहेंगे कि वो एक एल डी नहीं है। ना तो ये वाली टर्म हमारे यहाँ मिल रही है, ना ही हमें जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये वाली इसमें मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारी क्या हो गई, एक एल डी ही हो गई। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हमारा यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है वो हो रहा है एक बार, और यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, दो बार। इसका मतलब यहाँ पे जो ये एल डी होगी वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर होगी। वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर होगी। और ये वाली एल डी होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर वाली, ये वाली होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर वाली। अब यहाँ पे हम प्रॉपर डेफिनेशन देखने जाएँ तो प्रॉपर डेफिनेशन हमारी कहेगी, प्रॉपर डेफिनेशन हमारी होगी, प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखने जाओ तो पहले हम इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से।
प्रॉपर डेफिनेशन, अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल्स टू r। यहाँ पे p q और r जो होते हैं ये हमारे तीनों क्या होते हैं, अचर होते हैं। साथ साथ में सॉरी, यहाँ पे ये अचर ना होके ये हमारे x के फलन होते हैं, ये अचर ना होके ये हमारे क्या होते हैं, x के फलन होते हैं। p q और r जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे x के फलन होंगे। साथ साथ में यहाँ पे जो इसकी कोटि है वो कितनी है, 1 है, नहीं 1 नहीं, सेकेंड, यहाँ अभी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy बराबर r। ये एक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है वो हाईएस्ट 2 बार हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गई, हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हम इसे एक नए फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे कि नीचे दिया गया है क्या, d2 प्लस pd प्लस q इंटू बाई बराबर आर। यानी कि यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे जो d/dx जो हमारा एक ऑपरेटर है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम कैपिटल D भी लिख सकते हैं, उसमें चेंज किया गया है। तो अगर यहाँ पे इसे चेंज करूँगा तो यहाँ अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो अगर ये d2/dx2 दिया गया है तो ये किस में बन जाएगा, d2 में बन जाएगा। तो यहाँ पे d2 कर दिया हमने, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, dy/dx, तो इसे किस में चेंज कर दिया, ओनली d में। यहाँ पे कोई भी ऐसी फॉर्म यानी कि हमारा जो ऑपरेटर है वो नहीं दिया गया है, इसलिए इसे सिंपली एज इट इज रहने दिया गया। और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y था, उसे मैंने कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। तो ये हमारी क्या बनी, एक सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। की रूप की द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ p q तथा r केवल मात्र x के फलन होते हैं। यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो p q और r होंगे वो ओनली ऑन x के फलन होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है, जो भी हमारा अवकलन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जहाँ भी आप देखोगे तो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो p q r है वो किसके फलन होंगे, x के फलन होंगे। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हल करने के लिए हमारे पास कई सारी विधियाँ दे रखी हैं। इस वाली यूनिट के अंदर हमारे पास कई सारी विधियाँ दे रखी हैं, जिन्हें हम नंबर बाई नंबर पढ़ते हुए जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है इसके अंदर, सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो मेथड आता है हमारा पूरक फलन का। पूरक फलन यानी कि मेथड फर्स्ट अगर हम देखें तो पूरक फलन की मदद से हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी जो CF होता है हमारा पूरक फलन है, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो होता क्या है, वो हम एक इससे पहले वाली जो भी यूनिट थी हम उसे पढ़ चुके, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो होता है y बराबर CF प्लस PI। CF होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन, और PI होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकल। इन दोनों का जो योग होता है वो एक उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ओवरऑल हल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, CF की ज़रूरत पड़ेगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमें CF निकालना आना चाहिए। इसी के साथ में अब इसे अगर हम सॉल्व करने जाएं, जो हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इसमें क्या दी गई है, d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy बराबर r। ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई हुई है, और यहाँ हमें ये याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आगे क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे हमें p Q और R तीनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, जिससे हम आगे जाके CF निकालेंगे। तो P Q R सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये तीनों के तीनों हमारे केवल मात्र x जो हमारा वेरिएबल होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके फंक्शन होंगे। P Q R ओनली x के फंक्शन होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। अभी पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना। देखो अभी यहाँ पे हम जो अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे पूरक फलन की मदद से निकालेंगे। तो पूरक फलन हम यहाँ पे पूरा का पूरा पूरक फलन नहीं मिलता है, हमें ओनली एक पूरक फलन का भाग मिलता है, जिसे हम पूरक फलन में मान के चलते हैं, पूरक फलन में चेंज करके चलते हैं, और उस पूरक फलन को आगे सॉल्व करके हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, लेकर आते हैं। ठीक है ना।
तो इसका जब हम आगे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पूरक फलन का जो एक भाग हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस हमें ज़रूरत पड़ रही है पी की, क्यू की, और कहीं ना कहीं अगर आर की ज़रूरत पड़ती है तो हम आर यूज़ में ले लेंगे, वरना आर की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती नहीं है। ठीक है, तो हमें पी क्यू की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहला हमारा जो मेथड के अंदर हमारा सब मेथड आता है, यानी कि जिससे हमें सी एफ का एक भाग मिलेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो है हमारा 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, यानी कि जो पी और क्यू की ऐसी वैल्यू होती है कि अगर आप उसको साथ में 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर करते हो तो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जो हमारा सी एफ का एक भाग है वो क्या हो जाएगा, बाई बराबर ई की पावर एक्स, ये हमारा सी एफ का एक भाग हो जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा सी एफ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा सी एफ होगा, अगर आप उसे देखोगे तो पूरा का पूरा सी एफ निकालने के लिए हमें सी एफ मान के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर, अगर मुझे 0 मिलता है तो जो मेरा सी एफ का एक भाग होगा वो क्या होता है, बाई बराबर ई की पावर एक्स, ये एक सी एफ का भाग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जब इससे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो आगे यूज़ करना पड़ेगा हमें बाई बराबर बी इंटू ई की पावर एक्स, ये हमारा एज ए सी एफ हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये हमें एज ए सी एफ यूज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फिर आगे इसे हम एक बार अवकलन करेंगे, फिर एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 बार अवकलन इसलिए करना पड़ेगा हमें हमारा इसका, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, तो कोई भी हमारा पी क्यू दे रखे होंगे वो क्या होंगे, एक्स के फलन होंगे ओनली। और अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर अगर 0 मिलता है तो हमारा जो सी एफ का एक पार्ट होगा वो क्या होगा, बाई बराबर ई की पावर एक्स होगा। और इससे जो हमारा कंप्लीट सी एफ होगा या पूरा का पूरा सी एफ होगा, हम उसे क्या मान के चलेंगे, बाई बराबर बी इंटू ई की पावर एक्स मान के चलेंगे, जिसे हम आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सी एफ निकालना होता है वो हमें सी एफ निकालना हमने देखा। इसी तरह सिर्फ एक ही मेथड से हम सी एफ नहीं निकाल सकते, इस मेथड के अलावा कई तरीके और भी तरीके होंगे जिससे हमारी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि सी एफ निकालने के लिए सबसे सूटेबल क्या है। तो इसके बाद में अगर हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं तो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन अगर आप देखने जाओगे तो दे रखी है कि 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, यानी कि आपको 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 ना मिल के अगर आप एक में से पी प्लस क्यू को अगर माइनस कर वन माइनस पी प्लस क्यू यदि करते हो और अगर आपको 0 मिलता है तो अब जो सी एफ का एक भाग होगा वो ई की पावर वाई एक्स ना होके ई की पावर माइनस एक्स होगा, ये एक सी एफ का भाग होगा। तो अगर यहाँ से मैं पूछूँ कि कंप्लीट सी एफ हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से हम देखने जाएँ कि जो हमारा कंप्लीट सी एफ है वो क्या होगा, तो कंप्लीट सी एफ की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कंप्लीट सी एफ होगा हमारा बाई बराबर बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा, हमारा पूरा कंप्लीट सी एफ होगा। लेकिन किसके लिए होगा ये हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा होगा कंडीशन हमारी यहाँ पे लगेगी कि 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0, ये हमारी इसके अंदर सेकंड कंडीशन आती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी नेक्स्ट कंडीशंस और आती हैं। एक कंडीशन ये भी है जो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, जिसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि अगर आप 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर यदि करते हो तो आपका जो सी एफ का एक पार्ट है वो क्या आता है, बाई बराबर ई की पावर एम एक्स आता है। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि हमें पी और क्यू पता है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें दे रखा होगा, लेकिन ये एम और एम स्क्वायर है क्या, इनकी वैल्यू क्या होगी और हम इसे निकालेंगे कैसे। तो देखो, अगर हमारी कोई भी कंडीशन, जो ये हमारी 4 कंडीशन दे रखी हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँ 1 2 जो हमारी कंडीशन दे रखी हैं 1 2, इसके बाद में हमारी कंडीशन आती है 4 5। अगर ये 4 5 यानी कि जो 4 कंडीशन है 1 2 4 5, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके बाद में आप एक कंडीशन चेक करोगे कि सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, वो है हमारी 3rd नंबर की, ये वाली कंडीशन चेक करनी है। और अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसके बाद में एक हमारी कंडीशन आती है 6 नंबर की, ये चेक करेंगे। ठीक है ना, तो इससे हमारा होगा क्या कि ये जो कंडीशन है हम लास्ट में चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है हमारे एम से,
क्योंकि हमारा m दिया हुआ नहीं होता है, m हमें ज्ञात करना होता है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो ये हमारी कंडीशन है दोनों, उन्हें लास्ट में चेक करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे m की वैल्यू अभी निकालना तो हमारा पॉसिबल है नहीं, डायरेक्ट ही देख के नहीं निकालेंगे। इसके लिए ये है कि हमारी अगर 4 कंडीशन, जो फर्स्ट, सेकंड और 4, 5 जो हमारी कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो इसके बाद में आप क्या करोगे कि इस कंडीशन को रख के चेक करेंगे कि 1 + p/m + q/m² बराबर 0। p की वैल्यू रखेंगे और q की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद में एक हमारा द्विघात अवकल समीकरण बनेगा और द्विघात अवकल समीकरण को सॉल्व करके m का मान मिलेगा। जो भी m का वैलिड मान होगा वो आप इसके अंदर रखोगे और इसके अंदर रखने के बाद में हमें पता लगेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिससे हमारा CF का एक पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर e⁻mx। लेकिन जो पूरा का पूरा CF होगा उसमें क्या होगा, इस एक पार्ट में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो CF का एक पार्ट होता है वो निकालना आया हमें, और CF के एक पार्ट से पूरा का पूरा जो CF कैसे यूज़ करते हैं उसे भी समझ में आया। पूरा का पूरा CF यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ B से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये सारी की सारी 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, तभी हम पूरे के पूरे हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम आगे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हुई हमारी 1 + p + q = 0। अगर ये होता है तो हमारी जो CF का एक पार्ट है वो होगा y बराबर e⁻x। अगर 1 - p + q बराबर 0 होता है तो CF का एक पार्ट होगा y बराबर e⁻−x। और तथा 1 + p/m + q/m² बराबर 0 यदि दे रखा होता है तो CF का एक पार्ट होगा y बराबर e⁻mx। ठीक है, इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट आगे कंडीशंस आती हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर p + qx बराबर अगर 0 हमें मिलता है तो हमारा CF का जो एक भाग होगा वो होगा y बराबर x। और अगर अब मैं पूछूं कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा CF क्या होगा, तो CF क्या होगा, y बराबर bx होगा। ठीक है, जिसे हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसी तरह एक हमारी कंडीशन आती है 2 + 2px + qx² बराबर 0। तो इसलिए हमारा CF का एक पार्ट क्या होगा, y बराबर x²। इसी तरीके से हमारी 6 कंडीशन आती है। अब ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए और स्क्रीनशॉट लेके हम इन्हें लिख लेंगे। अभी यहाँ पे नोट्स बनाने का तरीका और थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी कहीं ना कहीं, जैसे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और नहीं तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से एज इट इज़ लिखनी चाहिए, या फिर मैं इसे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हुआ। हमारा मेथड फर्स्ट है CF का एक समाकलन ज्ञात करके। ठीक है, उसके बाद में ये हमें पूरा एक CF का पार्ट मिल जाता है, जिससे हम आगे अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।